हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अब के बार सब करेंगे मिलकर से तट पार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। जी हाँ, स्वागत, अभिनंदन, आभार फिर से एक बार संस्कृत ट्यूटोरियल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं राजकिशोर पांडे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी हाँ साथियों, आप सभी तैयार हो जाइए अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें भाषा प्रथम और द्वितीय के रूप में आपने अगर संस्कृत भाषा का चुनाव चयन किया हुआ है तो संस्कृत ट्यूटोरियल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संस्कृत ट्यूटोरियल जैसा कि पूर्व में ही हमने वादा किया है आपसे, हर संभव हम आपकी मदद करने वाले हैं। अपने वीडियो के माध्यम से लगातार हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं और भविष्य में और यह सेवा जो है हम बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे और आप सभी अपना भी सहयोग दे रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में हम लाइव वीडियो, लाइव क्लासेस लेकर के आएँ, अपने वीडियो के स्तर को और बढ़ाएं, इसमें सुधार हो, बदलाव हो, कमेंट करके बताएं। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ न कुछ सहयोग हमें करना होगा और सहयोग फ़िलहाल आपसे यही करना है कि आपको जो है वीडियो को शेयर करना है, अधिक से अधिक सपोर्ट बना करके रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने साथियों मित्रों से भी इसे लाइक और जो है सब्सक्राइब कराना है। इस बात का आप ख्याल रखें। अगर आप ऐसा करेंगे, बिना आपके सहयोग और सपोर्ट के जो है मैं यह चैनल जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। यह इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इसलिए आपके सहयोग की अत्यंत बहुत आवश्यकता है और अगर आप ऐसा करते हैं तो सारे ही वीडियो आपको फ्री मिलने वाले हैं, लाइव वीडियो आपको मिलेगा और निश्चित रूप से आप सीटेट में संस्कृत भाषा से संबंधित इस बार आपकी सारी परेशानी जो है दूर होने वाली है। तो साथियों, जैसा कि आप जो है यह कॉम्प्रिहेंशन जो देख रहे हैं, 24 दिसंबर का ही जो सीटेट का जो पेपर 1 था उसी का एग्ज़ाम का पेपर में जो है दूसरा पैसे जो बच गया था उसी को आज हम लेकर के आए हैं। और इस पेपर का जो पेडागोजी के जो क्वेश्चन हैं उसके जो है वीडियो हमने आज जो है अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो जाइए प्लेलिस्ट में, बहुत सारा वीडियो वहाँ पड़ा हुआ है, उसको देखिए, समझिए और लाभ उठाइए। तो आइए बिना देर किए हुए अब आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। तो यह गद्यांश आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे और फिर हम इसके प्रश्नों पर भी ध्यान देंगे। बिल्कुल व्याख्यात्मक हल मिलेगा, चर्चा करेंगे, हर पहलुओं पर विचार करेंगे और समझ करके इसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें लिख सकते हैं। आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते हि लोके। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, यह संसार में लोग देखते ही हैं। दृश्यते ही लोके, ही मतलब निश्चित, निश्चय ही, निश्चित ही लोग संसार में इसे देखते हैं। ही जो है एक अव्यय है जिसका मतलब होता है सचमुच, अवश्य, निश्चय। तो इसको आप नोट करके रखें। हमारा जो वीडियो आप देखें, आपने जो है पेन पेपर को ले करके बैठें, जिससे क्या होगा कि जो महत्वपूर्ण बातें होंगी उसको आप अच्छे से नोट कर पाएंगे। ठीक है। और अगर आप जो है लेकर नहीं बैठे हैं तो बैठ लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके भी आप इसको देख सकते हैं बार बार। लेकिन अगर लिखना जो है, नोटबुक रखना पास में, यह बेहतर विकल्प रहेगा। वह आप ऐसा कीजिएगा, नोट कीजिएगा, तो भविष्य में पढ़ने में आपको आसानी रहेगा और आपका अभ्यास भी होता चला जाएगा। ठीक है। परम न अनेन अवबोधमस्ति यत् सूर्यो गतिशीलेति। लेकिन इससे यह अवबोधम अस्ति, इससे यह बोध नहीं हुआ था कि सूर्य जो है गतिशील है। सूर्यो अचल पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत। लेकिन इससे जो है यह बोध नहीं हुआ, यह पता नहीं चलता कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचल, सूर्य अचल है,
पृथ्वी चौचला यानी पृथ्वी घूम रही है, चलायमान है, और स्वकीय अक्ष घूर्णति वह अपने अक्ष पर घूम रही है, इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत, और यह सिद्धांत जो है अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है। हम जान चुके हैं कि जो है पृथ्वी जो है वह घूम रही है और सूर्य अपने अक्ष पर जो है घूम रहा है। ठीक है। सिद्धांतोयम प्राथम्येन येन प्रवर्तिता सह आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद च आर्यभट्ट। कहता इस सिद्धांत को पहली बार जिन्होंने दिया, प्रवर्तित किया, वह थे हमारे महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा के द्वारा जो रूढ़ी जो वादी जो सोच जो फैली हुई थी है ना, उनको उन्होंने नष्ट किया कि पृथ्वी जो है वह स्थिर नहीं है, बल्कि पृथ्वी घूम रही है और सूर्य जो है वह स्थिर है और अपने अक्ष पर घूम रहा है ना। पृथ्वी घूम रही है और वह अपने अक्ष पर भी घूम रही है। तेन उदाहृतम यत् गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानव नौकाम स्थिराम अनुभवति। उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशील नौका में चलती हुई नाव में बैठे हुए मनुष्य जो है नौका के स्थिर रहने का अनुभव करते हैं। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और दूसरे पदार्थों को गतिशील मानते हैं। मतलब जब नौका में आप बैठ के चलते हैं तो पहले लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि वह तो स्थिर है, नौका तो स्थिर है, लेकिन आसपास की चीज़ें चल रही हैं जो वास्तविक नहीं है, जो सच्चाई नहीं है। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम अवस्थितः मानव पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति सूर्यादि ग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। ठीक इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी में अवस्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर होने का अनुभव करते हैं और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील मानते हैं। 476 ख्रीष्टाब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्ध्वा नीति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जो है जन्म हुआ है और उन्हीं के विचार से आर्यभट्टीयम इस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है। मतलब उन्हीं के द्वारा आर्यभट्टीयम जो रचना है उन्हीं के द्वारा उसमें बताया गया है। ग्रंथोयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। कहता है यह ग्रंथ जो है उनके द्वारा त्रयोविंशतितमे वयसि मतलब कि 23 साल की उम्र में रचा गया था। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि पाटलिपुत्र के निकट, पाटलिपुत्रम निक्षा अर्थात पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की वेधशाला थी। मतलब उनकी जो प्रयोगशाला जो थी वह पाटलिपुत्र यानी वर्तमान समय का जो पटना जो है, पटना के पास थी। ठीक है। निक्षा मतलब निकट, और निक्षा में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। निक्षा का मतलब पास होता है और जिसके पास की बात होती है वहाँ हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यह उपपद विभक्ति में आता है। हुआ है निक्षा, तो पाटलिपुत्रम निक्षा मतलब पाटलिपुत्र के नज़दीक। तो पाटलिपुत्र के मतलब उसमें षष्ठी होना चाहिए ऐसे कारक में। कर्ता ने कर्म को पढ़ेंगे तो का के की में आता है, षष्ठी विभक्ति होती है। तो पाटलिपुत्र में षष्ठी न होकर द्वितीय जो हुई है वह निक्षा के कारण हुई है, क्योंकि निक्षा जो है उपपद विभक्ति है और जहाँ भी यह शब्द प्रयोग होता है वहाँ द्वितीय विभक्ति लग जाती है, ऐसा नियम है। तो इसको भी आप नोट करके रखिए। और आर्यभट्ट की प्रयोगशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। इसी से यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबंधं वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। कहता है कि आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष के साथ संबंधित है। मतलब उनका जो योगदान है वह गणितीय ज्योतिष के साथ संबंध रखता है, जहाँ संख्याओं का आकलन का महत्व है। आकलन से जो है, संख्याओं के आकलन से इन्होंने बहुत सारे जो है खोज जो है, बहुत सारे सूत्र और खोज उन्होंने दिया है।
आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। मतलब ज्योतिष का दो विभाग है, एक है गणित और दूसरा होता है फलित। ठीक है, गणित में कैलकुलेशन वगैरह होता है ना, संख्याओं के जो है कैलकुलेशन आकलन से जो है सिद्ध किया जाता है ना। और फलित जो है फल के आधार पर आप देखते हैं कि जो जन्म पत्री बनाई जाती है तो गणित के हिसाब से गणित किया जाता है, जन्म समय को लेकर के, है ना, उसके वर्तमान समय को उसके लोकल टाइम में कन्वर्ट किया जाता है और इस तरह से जो है और फिर उसका एक फलित दिया जाता है। आप जो देखते हैं कि आपके जो उपाय दिए जाते हैं, ये करना चाहिए, आपका जो कुछ समस्या है तो उसका समाधान जो दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं फलित का है। आप राशि फल पढ़ते हैं, अपने वर्ष फल को जानते हैं, तो यह सभी फलित ज्योतिष के अंतर्गत आता है। और आर्यभट्ट इस ज्योतिष पर, फलित ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनाम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो नास्ति कारणम। गणितीय पद्धति के आधार पर, गणितीय गणना के आधार पर ही जो है उन्होंने जो है प्रतिपादित किया कि ग्रहण में, जो ग्रहण जो लगता है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, उसमें राहु केतु नाम के जो दो दैत्य हैं उनका जो है कोई योगदान नहीं है ना। फलित ज्योतिष कहता है कि राहु और केतु के कारण जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है लगता है, लेकिन उन्होंने जो है गणित ज्योतिष में जो है उन्होंने यह सिद्ध किया कि उनका कोई योगदान नहीं है। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। क्या मतलब है कि जब पृथ्वी के छाया गिरने से चंद्रमा का प्रकाश अवरोध हो जाता है, ढक जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है ना। ओह सॉरी, ऊपर लाइन छूट गया है, उसको देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं, तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। वहाँ तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। सूर्यं परितः भ्रमन्त्या पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति। कहता है कि सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ पे संयोग से जो है ग्रहण होता है। मतलब जब चंद्रमा के परिक्रमा पथ में जो है के बीच में जब वो आ जाता है तब यह ग्रहण की स्थिति होती है। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, अर्थात जब पृथ्वी के छाया से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। ठीक उसी प्रकार सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने के कारण चंद्रमा के छाया से सूर्य ग्रहण हो जाता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। कहा गया है कि समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग जो होते हैं वह कठिनाई का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी ठीक उसी प्रकार जो है आर्यभट्ट का भी बहुत विरोध हुआ था। जब उन्होंने सिद्धांत दिया था कि इसमें राहु केतु का कोई योगदान नहीं है ग्रहण में, ग्रहण तो खैर पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा जब आ जाता है तो इस तरह से ग्रहण होता है, या फिर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो है सूर्य के बीच में जब, है ना, सूर्य के बीच में जब ये पृथ्वी आ जाती है चंद्रमा और सूर्य के बीच में, तब उसके छाया से चंद्र ग्रहण होता है। तो इस तरह से जो है ग्रहण का कारण यह है। तो उनके जो है इस जो सिद्धांत का जो है बहुत ही जो है लोगों ने उपहास किया था, विरोध उनका किया था। तत्सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांत की उपेक्षा हुई थी। सह पंडित अन्यानाम उपहास पात्रम जाता, वह जो है पंडितों और अन्य लोगों के उपहास के यानी हंसी के जो है पात्र बने थे। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी जो दृष्टि समय से ऊपर दिखाई दी। उन्होंने बहुत दूर का जो है उन्होंने सोचा था और यह पहले ही प्रतिपादित कर दिया था।
आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरम प्रकृति। आज के जो वैज्ञानिक हैं उनके उन सिद्धांत के प्रति जो है आज आदर प्रकट करते हैं। अस्माद् एव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। और इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया है ना। हमारे पहला जो उपग्रह जो है उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असो एक शिखर पुरुषार्थ। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा का और विज्ञान परंपरा के वह एक शिखर पुरुष थे, एक मूर्धन्य पुरुष थे। ठीक है, तो साथियों ये था पैसेज जो कि आपने पढ़ा। अब आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और क्या इसके आंसर हैं। मुझे उम्मीद है कि आप प्रश्नों को पढ़कर इसके जो है उत्तर आप स्वयं कर पा रहे होंगे। आर्यभट्टेन का सिद्धांत प्रतिपादित। आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? पृथ्वी स्थिरा भवति सूर्य आकाशे पर्येति सूर्य अचल पृथ्वी च अचला सूर्य पूर्वस्मात् दिशा पश्चिम दिशम अभिगच्छति। और यह दूसरा है, अंतिम है, सूर्य प्रतिदिनं पृथ्वीं परिक्रम्य पुनः पूर्व दिशि उदेति। सूर्य जो है प्रतिदिन पृथ्वी की परिक्रमा करके पुनः पूर्व दिशा में उगता है। यह सिद्धांत था कि पृथ्वी स्थिरा भवति सूर्य आकाशे। यह क्या? सूर्य अचल पृथ्वी च अचला। तो दूसरा जो ऑप्शन है आप जान रहे हैं, यही दूसरा ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा कि पृथ्वी जो है वह चलायमान है और सूर्य जो है वह अचल है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता अस्य वाक्यस्य का अर्थ। उनके सिद्धांत की उपेक्षा हुई, इसका क्या अर्थ है? तस्य सिद्धांता सम्मानिता, तस्य सिद्धांता परीक्षिता, तस्य सिद्धांता प्रसिद्धा हुआ, तस्य सिद्धांता अवहेलिता। मतलब स्टार्टिंग में उनके सिद्धांत की अवहेलना की गई थी, मतलब मानने को तैयार नहीं था। ऐसे ही बोलता है कोई, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो ये अवहेलिता जो है यही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, तो ये ऑनलाइन पेपर है और इसी तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा हर एक क्वेश्चन के पहले पैसे, ताकि आपको उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो इसी तरह से आपको वहाँ भी पेपर ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड पेपर आपको मिलेगा। गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट जन किम मन्यते। गतिशील नौका में बैठे हुए लोग क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? नौकाम स्थिराम मन्यते, नाव को स्थिर मानते हैं। गतिशीलान पदार्थान स्थिरान मन्यते, गतिशील पदार्थ को स्थिर मानते हैं। पृथ्वीम चलाम, पृथ्वी को चलायमान मानते हैं। सूर्यम स्थिरम मन्यते, सूर्य को स्थिर मानते हैं। क्या मानते हैं? तो वह नौका को स्थिर मानते हैं कि नौका स्थिर है, बाकी सारे उसके इर्द गिर्द में जितनी वस्तुएं हैं, सामान हैं, जो भी चीज़ें हैं सभी घूम रही हैं, ऐसा मानते हैं नौका में स्थिर लोग। और वही स्थिति पृथ्वी वाले लोगों की भी होती है, पहले होती थी, अब खैर तो समझ चुके हैं। आर्यभट्टस्य वेदशाला कुत्र आसीत्? उज्जैन्याम पाटलिपुत्र समीपम मथुरायाम अयोध्यायाम। तो उनकी वेदशाला जो थी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र के समीप थी। तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आशा उम्मीद है कि आप भी जो है इस प्रश्नों के उत्तर जो है खुद दे पा रहे होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखिए। भ्रमंत्या इत्यत्र का विभक्ति वर्तते। भ्रमंत्या यहाँ पे कौन सी विभक्ति लगी हुई है? तो भ्रमंत्या जो है क्या है, यह शब्द बना कैसे है? तो यह भ्रम धातु प्लस सत्री प्रत्यय से जो है यह शब्द बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ता हुआ। सत्री प्रत्यय जिस भी धातु में लगता है उसका मीनिंग ता हुआ जोड़ लीजिए। भ्रम का मतलब हुआ घूमना, तो इसका सत्री लगने से इसका मतलब हुआ घूमता हुआ या घूमती हुई, है ना। तो भ्रमंत्या रूप कैसे बनेगा? तो सत्री प्रत्यांत जो शब्द हैं हुआ पुल्लिंग में जो इसके रूप गच्छत के समान चलते हैं। पुल्लिंग में रूप गच्छत के समान यह पुल्लिंग में चलेगा। स्त्रीलिंग में नदी के समान चलने लगता है और नपुंसक लिंग में जगत के समान इसके रूप चलते हैं। तो ये तो शब्द रूप की बात हुई। और यह जो है भ्रमंत्याह जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है, नदी के समान चला है, और यह जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। किसका है? षष्ठी विभक्ति रूप है, मतलब घूमती हुई पृथ्वी, है ना।
यही षष्ठी एकवचन का रूप है। अब कैसे पता करेंगे कोई भी स्त्रीलिंग शब्द रूप का जो कैसे पता करोगे, इसके लिए हम शब्द रूप का जो है सेशन लेकर के आएंगे और वहाँ हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। ठीक है, कैसे आप शब्द रूप का पहचान कर पाओगे। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति हुई थी। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। आर्यभट्टस्य जन्मकालः कस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितः। आर्यभट्ट का जन्म काल किस ग्रंथ में उल्लिखित है? तो किस ग्रंथ में है? तो आर्यभट्टियम था ना, तो आर्यभट्टीय मतलब आर्यभट्टीय में, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। अनुमीयते इत्यस्मिन् पदे कः धातु विद्यते? अनु जोड़ मीय है ना, तो ये फोर्थ जो है धातु है मीय और इसमें जो है अनु उपसर्ग लगा हुआ है, जो अनु और मी मिलकर के अनुमान बना है, तो यही अनुमीय। ठीक है, 15 नंबर हो गया। आइए आप क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। हाँ, अब ये पेडागोजी के क्वेश्चन हैं और इसका जो समाधान, इसकी व्याख्यात्मक हल हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है। तो इनके उत्तर देखने के लिए आप पिछले वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, सारे वीडियो पड़े हुए हैं और इस चैनल का लाभ उठाइए। तो साथियों, ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लग रहा है हमारा हर प्रयास, अपने कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, जितना जल्दी आप शेयर करेंगे उतना ही जल्दी हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर के आ पाएंगे, क्योंकि लाइव क्लास लाने में आप लोगों को सहयोग करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा। आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल हम एक से एक वीडियो आपको लेकर के आपके लिए लाएंगे और इस बार सीटेट में आपकी हर संभव मदद करेंगे और आप सभी बेहतर से बेहतर परिणाम लेकर के आएंगे, ऐसा उम्मीद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।